स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, ये बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी से पहले हम ज्योग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन ज्योग्राफी पे आएंगे। सबसे पहले बताती है कि भूगोल है क्या। भूगोल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये है क्या। भूगोल शब्द का अर्थ है, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, अगर हम सिंपल अर्थों में देखें भूगोल क्या है, भूगोल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। भू का मतलब भूमि और गोल का मतलब जो अपना गोलार्ध है, यानी कि अपनी भूमि की जो आकृति गोलार्ध की है उसका वर्णन। और अगर हम अपने इंग्लिश की लैंग्वेज में बात करें तो जियोग्राफी भूगोल शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है भू और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। हो गया। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ भू और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। ये शब्द सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था वो किया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था और वो किया था उन्होंने अपने जियोग्राफिकल ग्रंथ में। जो अलेक्जेंड्रिया का जो वेधशाला है, इनकी अपनी एक वेधशाला थी अलेक्जेंड्रिया, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ये बात है ईसा पूर्व। अब तुम लोगों को BC-AC के बारे में पता होगा, ईसा पूर्व 250, यानी ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा के जन्म से 250 वर्ष पहले। क्लियर है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ है भू और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यहाँ मैं लिख रही हूँ जिससे कि तुम समझ रहे हो तो प्रॉब्लम ना है। प्रथम शब्द का प्रयोग। क्लियर। जबकि इन्होंने तो सिर्फ शब्द दिया था। अब एक और भूगोल बता हुए हिकेटियस। हिकेटियस ने सबसे पहले भूगोल को एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया था। इसको समझ लो। इन्होंने इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द गढ़ा था, यानी कि पहले हम भूगोल को किसमें पढ़ते थे, इतिहास में पढ़ते थे, अन्य सब्जेक्टों में पढ़ते थे, जैसे कि हम दर्शन है, पर्यटन है, इन सब चीजों में पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने भूगोल शब्द को देकर कहा कि ये सब चीजें हमें किसमें पढ़नी चाहिए, एक भूगोल विषय होना चाहिए। इस बात को इरेटोस्थनीज ने कहा था। लेकिन हिकेटियस ने ये बताया कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। क्लियर है। इन्होंने शब्द दिया, इन्होंने हिकेटियस ने ये कहा कि हम भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने उसको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया। इसीलिए इन्हें कहा जाता है भूगोल के पिता। क्लियर है। क्लियर हो गया। भूगोल कहाँ से आया है, भूगोल के पिता हिकेटियस। भूगोल शब्द किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने। ये सब चीजें कंपटीशन में भी आती रहती है, इसीलिए हर एक लेवल से इन नामों को याद रखना है। ठीक है। अब हिकेटियस ने जब भूगोल को
भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल तुमने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा था और मानव भूगोल अब तुम बीए सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। क्लियर है? दो शब्द आए जिसका अब इसको हम एक तरह से द्वैतवाद भी कहते हैं। द्वैतवाद क्यों बोलते हैं? द्वैतवाद की शुरुआत की थी वो की थी वारेनियस ने। वारेनियस ने दो विपरीत शब्दों को इस्तेमाल करते हुए इन चीजों के बारे में बताया था। तो एक उन्होंने वारेनियस ने जो कहा था क्रमबद्ध और प्रादेशिक, उन्होंने अपने ग्रंथों को क्रमबद्ध रूप में लिखा और इस बात को शब्द को बोला कि किसी चीज के हम दो पहलू होते हैं, उन दोनों पहलुओं को देखें, तो वो शब्द उन्होंने कहा था वारेनियस, जिसे हम कहते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद दो बातें, अगर हम सिंपल से भाषा में समझें तो द्वैतवाद का मतलब है दो बातें, दो अलग अलग बातों को जब हम अलग अलग व्यवस्थित कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा द्वैतवाद। जो हमारा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है वह भी एक द्वैतवाद है। द्वैतवाद होने के कारण इसको हम दो विभिन्न, एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, दोनों के बिना अस्तित्व ही नहीं है उस सिक्के का, लेकिन अगर उन दोनों को हम अलग अलग ना समझें तो उसको समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यही होता है द्वैतवाद, जिसकी शुरुआत की थी वारेनियस ने। और इसी तरह से भूगोल का जब द्वैतवाद बढ़ता गया तो दो शाखाओं में बढ़ गया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। क्लियर है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसकी जो शुरुआत हुई थी वैसे तो 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अगर मैं मानव भूगोल की बात करूं तो यहाँ है, लेकिन शुरुआत का साथ लिख देती हूँ इससे कंफ्यूज ना हो। शुरुआत का मतलब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग वो कहाँ से हुई थी? पहले से चली आ रही थी, लेकिन जो एक व्यवस्थित क्रम, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि हेरकेस ने एक व्यवस्थित क्रम शुरू किया, वो चीज वही यहाँ पर है कि मानव भूगोल का एक व्यवस्थित क्रम शुरू हुआ था वो 18वीं शताब्दी से पहले शुरू हुआ और इसका जो पूरा विकास हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ। ये बीसी पूर्व की बातें कर रहे थे हम भूगोल के बारे में, यहाँ पे क्या आ गया 19वीं शताब्दी। तो इसका मतलब ये अभी कौन सी अवस्था में चल रहा है? शैशवावस्था, यानी अभी इसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। जैसे कि बच्चे की शैशवावस्था होती है, जो छोटा बच्चे के रूप में होता है, उसके शरीरों का विभाजन तो हो चुका होता है लेकिन उसके शरीर का विकास पूरी तरह से नहीं होता है। जो मानव स्वरूप है वो कब मिलता है? युवावस्था में मिलता है। ऐसे ही मानव भूगोल का स्वरूप तो बन चुका है लेकिन उसका व्यवस्थित विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। क्लियर है? अब बताती है कि हम भूगोल में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को कैसे डिवाइड करेंगे कि कौन सा भौतिक भूगोल है और कौन सा मानव। भौतिक भूगोल, इसमें मैं तुम्हें एक और जीके की बात बता देती हूँ। भौतिक भूगोल को जो पिता कहे जाते हैं, यानी भौतिक भूगोल की जिन्होंने व्यवस्थित नींव रखी थी वो है पैसिडोनियस। पैसिडोनियस ने भौतिक भूगोल को एक व्यवस्थित स्वरूप देने के कारण इनको कहा जाता है भौतिक भूगोल का पिता। क्लियर है? व्यवस्थित का शब्द समझ में आ चुका होगा, मैंने पहले ही समझा चुकी हूँ कि व्यवस्थित शब्द से मतलब क्या है कि हम किस चीज को किस तरह से पढ़ेंगे। वो व्यवस्थित रूप किसने दिया था भौतिक भूगोल में? पैसिडोनियस ने, जबकि मानव भूगोल में इसको रेडजेल ने दिया था। यानी रेडजेल को हम क्या कहते हैं? मानव, नीचे लिख देती
जहां प्राकृतिक सिर्फ प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं वो क्या होगा हमारा भौतिक भूगोल। इसमें मानव की कोई भी क्रिया शामिल नहीं होगी। क्लियर है? अब इसको मैं बहुत सिंपल वे में समझा देती हूँ। अगर कहीं पर किसी पेड़ को प्राकृतिक रूप में यानी कि प्रकृति अपने आप पेड़ों को उगाती है, सिर्फ को क्लियर है, उगाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मानव को पेड़ लगा के आता नहीं, वहां कौन लगाता है? वहां पर प्रकृति लगाती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अधिकांश पेड़ मानव लगाता है और कुछ पेड़ प्रकृति लगाती है, क्योंकि प्रकृति भी उन चीजों को लगाती है तो मानव उनका दोहन भी करता है, दोहन अधिक करता है तो उसको उसके पूर्ति करने के लिए वो पेड़ों को लगाता है। क्लियर है? तो अगर कोई पेड़ प्राकृतिक रूप में उगता है तो वो क्या है? हमारा भौतिक भूगोल का हिस्सा है। और अगर वही पेड़ मानव द्वारा लगाया जाता है तो वो हमारा मानव भूगोल का हिस्सा होगा। नहीं समझ में आया? अभी एक बार और समझो। भौतिक भूगोल में हम किस चीज को शामिल करेंगे? कोई नदियों के बारे में सबको पता है, नदी कहाँ से निकलती है? अधिकांश नदियां पर्वतों से निकलती हैं और कहाँ जाके गिरती है? समुद्र में गिरती है। क्लियर है सबको इस चीज के बारे में? ये तो हर छोटे बच्चों को भी पता है कि नदियां सब पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं या झीलों से निकलती हैं और कहाँ जाती है? सीधे समुद्र में या मैदान के कहीं झील में। ठीक है? अब अगर कोई नदी पहाड़ी क्षेत्र से, मैं गंगा का उदाहरण लेती हूँ, ठीक है, या सिंधु नदी का उदाहरण ले सकते हैं। सिंधु नदी या सतलज नदी के बारे में चलो इंदिरा गांधी नहर सब जानते हैं राजस्थान में कहां पर है। ठीक है? वो कहां से निकली सतलज नदी? रावी नदी। सतलज नदी रावी है, रावी के रूप माना जाता है, सिंधु नदी का हिस्सा है। ठीक है? गंगा कहां से निकली है? हिमालय से निकली है। गंगा नदी हिमालय से निकलती हुई कहां जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। और सतलज नदी कहां जा रही है? पाकिस्तान में चली जाती है आगे जाके। ठीक है? तो अब अगर मानव उसमें बांध बना के इन सतलज नदी पर इंदिरा गांधी नहर बना ली तो वो क्या हो गई? इंदिरा गांधी नहर मानव भूगोल का हिस्सा हो गई और सतलज नदी भौतिक भूगोल का। क्लियर है? हिमालय से अगर कोई नदी निकलती है तो वो नदी जब तक उसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप ना हो वह भौतिक है, और मानव ने उसमें बांध बनाया, नहर निकाली तो वो हो जाएगा हमारा मानव भूगोल का हिस्सा। अब तो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि हम भौतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे और मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल में हम क्या करते हैं? भूगर्भीय, भूभौतिकी, खगोलीय, भूआकृति, जलवायु, समुद्र जल, हिमनद, मृदा, जैव पारिस्थितिकी, इन सबके बारे में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है मैंने सबको। बीए फर्स्ट ईयर का जो भौतिक भूगोल का पेपर था उसमें सब टॉपिक के रूप में सभी के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है? वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इनके बारे में कम बताऊंगी। मुझे बताना किसके बारे में है? मानव भूगोल के बारे में। ठीक है? ये सभी को जो बताया था मैंने, तो किसी भी बीए फर्स्ट ईयर में एक दिन भी मैंने ये नहीं कहा किसी भी टॉपिक के बारे में कि ये मानव निर्मित है। प्रकृति के स्वरूप के बारे में बताया था, तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था उस समय पे? सिर्फ भौतिक भूगोल। क्लियर है? अब मानव भूगोल में हम किस चीज को शामिल करेंगे उसकी तरफ से देख लेते हैं। देखो, मानव कौन सी क्रियाएं करता है? आर्थिक क्रियाएं करता है, किस लिए? अपने जीव को पालने के लिए। ये प्राकृतिक द्वारा नहीं की जाती। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं लेकिन प्राकृतिक चीजों का द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो ये क्या हो गया हमारा? प्राकृतिक चीजों का मानव ने प्रयोग कर लिया तो वो हो गया हमारा एक आर्थिक भूगोल। कृषि करता है मानव, संसाधनों का इस्तेमाल करता है। संसाधनों में चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो या गैर परंपरागत हो या परंपरागत हो, सभी का प्रयोग करता है। तो ये संसाधन भूगोल किसका हो गया? मानव भूगोल का पार्ट। ये तुम्हारे बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर भी है, ये और समझ लेना। ठीक है? अगला हमारा औद्योगिक भूगोल, क्योंकि बिना इंडस्ट्रियों की मानव विकास का काम नहीं होता है। अभी मैं समझाऊंगी इसका उद्देश्य क्यों है। परिवहन,
पर हो, चाहे कि प्रकृति से अलग हो। तो वो सभी चीजें जो मानव अपने विकास के लिए, ये सब काम क्यों करता है मानव? अपने विकास के लिए। अपने विकास के लिए जो जो कार्य करता है वे सभी हमारे मानव भूगोल के हिस्से या मानव भूगोल का क्षेत्र या मानव भूगोल का भाग हो जाता है। अब बताते हैं कि मानव भूगोल के बारे में बता दिए। अब मानव भूगोल की जो मुख्य परिभाषाएं हैं वैसे तो सभी ने दी है, जिसमें अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, टॉलेमी और मसूदी ये तो मुख्य हैं, और अन्य भूगोलवेताओं ने भी इसमें वो अपने अपने हिसाब से अपने शब्दों में मानव भूगोल को स्पष्ट किया है। लेकिन उसमें रेडजर और सैम्पलिन जो परिभाषा में था, जो सच में ये दोनों ही परिभाषाएं बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। ये वाली सैम्पलिन की परिभाषा तो कॉम्पिटिशन लेवल में बहुत बार आती है। शब्द किसने कहे, शब्दों के बारे में पूछ लेते हैं, कभी इस परिभाषा को पूछ लेते हैं कि ये परिभाषा किसने दी। तो परिभाषा को पढ़ना पड़ेगा, मैं इसके नोट्स भेज दूंगी, उसको फिर अपने कर देना, ठीक है। रेडजर ने क्या कहा था? मानव भूगोल के 10 सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। यानी मानव भूगोल के जो भी कुछ हमें मानव भूगोल में दिखाई देता है वो किससे संबंधित है? वातावरण से। क्यों है? हम कृषि कार्य करते हैं, कहाँ करते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र है, क्षेत्र तो प्राकृतिक है, मानव निर्मित क्षेत्र नहीं है। क्लियर है? वातावरण में ही हम सभी कार्य करते हैं, चाहे औद्योगिक इकाई लगाएं, चाहे संसाधनों का प्रयोग करें, चाहे आर्थिक क्रियाएं करें, सभी कहाँ होती है? वातावरण से। जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। भौतिक दशाओं से मतलब है हम कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि कहाँ करते हैं, कौन सी फसल उगानी है, ये किस पे डिपेंड करता है? वहां की भौतिक दशाओं पर। भौतिक दशाओं में जैसे कि कृषि के लिए काली मिट्टी चाहिए, किसके लिए? कपास के लिए। मोटे अनाजों के लिए हमें रेतीली मिट्टी भी काफी रहती है। दोमट मिट्टी में हम चावल का, गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो ये सब चीजें हमारी कहलाती हैं भौतिक दशाएं। और भौतिक दशाओं के अकॉर्डिंग अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन अधिक होता है। क्लियर? दूसरा सैम्पलिन ने क्या कहा? सैम्पलिन कौन थी? रेडजर के जो है शिष्या थी। रेडजर जर्मनी के हैं, जबकि सैम्पलिन कहाँ की है? अमेरिका की। वो अमेरिका से जर्मनी रेडजर से भूगोल का एजुकेशन या भूगोल का ज्ञान लेने के लिए गई। वो अपने गुरु के विचारों से इतनी अधिक प्रभावित थी कि उन्होंने अपने विचारों में गुरुओं के जो उनके रेडजर थे, उनके गुरु उनके विचारों को पूरी तरह से संभाल लिया था और उन्हीं के शब्दों को अपने शब्दों में परिभाषित किया था। उन्होंने क्या कहा है? मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी व चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब इसको अर्थों से समझना। मानव भूगोल क्या है? अस्थायी पृथ्वी। पृथ्वी को अस्थायी क्यों बताया है? क्योंकि दशाएं बदलती रहती हैं। कहीं पर सूखा है, अगर बाढ़ आ जाती है तो क्या हो जाएगा? वहां पर हरियाली आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? पहले का क्या था? वहां मरुस्थल था, अब क्या हो गया? हरियाली। और जहां पर जैसे कि तुमने थार मरुस्थल के बारे में बताया, थार मरुस्थल जहां था वहां पहले क्या था? हिमालय क्षेत्र थे। तो इससे क्या हुआ? अब इस समय क्या है? मरुस्थल। तो अस्थायी पृथ्वी हो गई, यानी पृथ्वी की दशाएं बदलती रहती हैं। और चंचल मानव है। मानव चंचल क्यों है? क्योंकि मानव अपने प्रयोग के लिए उसमें परिवर्तन करता रहता है, अपनी चंचलता दिखाता रहता है। चंचलता का मतलब है होशियारी से भी लगा सकते हैं, समझदारी से भी लगा सकते हैं। क्लियर है? चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों, इसका मतलब क्या है? मानव और जैसे मैंने बताया भौतिक भूगोल और मानव भूगोल क्या है? एक सिक्के के दो पहलू। तो उनमें दोनों का अस्तित्व मिलकर ही है, अलग अलग उसका कोई सिक्के का अस्तित्व कब तक नहीं है? जब तक वो दोनों मिले हुए नहीं है। अगर एक तरफ कुछ नहीं है और एक तरफ कुछ बना हुआ है सिक्के का, तो उसका कोई वैल्यू है? वो छोटा सिक्का कहलाता है। इसी तरह से मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो वही पारस्परिक संबंध है। परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि जैसे बताया मैंने अस्थायी पृथ्वी है, परिवर्तन होते रहते हैं। जहां पर कहीं मैदान है, अगर कुछ क्रियाएं हुई, बढ़ती क्रियाएं हुई, तो वहां क्या हो जाएगा? घाटी बन सकती है। घाटी में कुछ नदी भी बह सकती है। तो ये सब क्या चीज कहलाती है? परिवर्तनशील संबंधों। और इन्हीं परिवर्तन
जब रूपांतरण हिंदी में करते हैं तो अलग अलग शब्दों में अलग अलग नाम देखने को मिलता है, लेकिन उनका सेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आता है मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो कैसी है, यानी मानव भूगोल की प्रकृति का स्वरूप कैसा है, मनुष्य इसका संबंध कैसा है, मनुष्य प्रकृति के घनिष्ठ संबंध पर जोर। यानी मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं कि मनुष्य और प्रकृति में कैसा संबंध है। मनुष्य और प्रकृति एक सिक्के के दो पहलू याद रखना है, वो संबंध पाया जाता है अटूट। अगर हम इसके लिए लगा सकते हैं शब्द अटूट। अटूट शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि भौतिक अगर क्षेत्र नहीं है तो हम कृषि कार्य करेंगे, नहीं हो सकता। तो अगर क्षेत्र है तभी हम कोई काम करेंगे। क्षेत्र किसमें आएगा, भौतिक भूगोल में। क्रिया किसमें की गई, मानव में। क्लियर है। अब आता है इसके बारे में कुछ भूगोलविदों ने अपने विचार रखे कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, जिसमें हमारा कांट का नाम आता है। कांट में क्या कहा था, पृथ्वी को मानवीय है, यानी वो कहते हैं कि पृथ्वी क्या है, मानव का घर। घर में वो सभी काम कर सकता है जिससे उसकी आवश्यकता होती है। ऐसे हमोल्ड ने क्या कहा, प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है कि हम प्राकृतिक शक्तियों को क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में देखते हैं। प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, गर्मियां आती हैं हम सूती कपड़े पहनते हैं, सर्दियां आती हैं हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो ये क्या है, प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव। क्लियर है। रिटर्न दिया है, पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र बिंदु मानकर। रिटर्न क्या मानते थे कि पृथ्वी तल का जो अध्ययन किया जाता है किस तरह किया जाता है, मानव को हम अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है कि मानव सब कुछ है। अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, ये मानव है और ये हमारी पृथ्वी है। तो मानव क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इस पृथ्वी के अकॉर्डिंग वो अपना सारा काम करता है। तो वो शब्द उन्होंने कहे हैं रिटर्न। क्लियर है। स्टार्ट। अब बात करते हैं मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। हम मानव भूगोल को क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है जिस कारण से हम इसको अध्ययन करते हैं। देखो, मानव का काम क्या है, सबसे पहले अपना विकास करना। विकास चाहे कैसा भी हो, जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास। विकास शब्द रहेगा विकृति वाला से। ठीक है। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है कि मानव भूगोल या हमसे जब मानव का उद्देश्य क्या है, आपका तुम्हारा खुद का उद्देश्य क्या है, तुम किस लिए आगे पढ़ते हैं, अपना ज्ञान का विकास करने के लिए। ठीक है। ऐसे ही मानव का उद्देश्य क्या है कि वो अपनी आर्थिक विकास करे, यानी वो अपने धन से संपन्न हो। सामाजिक में समाज में उसकी वो है इमेज बढ़ती जाए, या हम सिंपल कहें कि पहले समाज कितना रूढ़िवादी था, धीरे धीरे सामाजिक विकास हुआ और कितना मानव विकसित हुआ, मस्तिष्क में खुलापन आया, विचारों में खुलापन आया। तो वो क्या है, हमारा सामाजिक विकास। और सांस्कृतिक विकास किसे कहते हैं कि हम जैसे जैसे मानव द्वारा कोई भी क्रिया की जाती है तो वो हमारी किसमें आ जाती है, संस्कृति में। हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसी हमारी संस्कृति तो होती है, लेकिन हम अन्य संस्कृतियों को भी अपने साथ लेते हुए चलते हैं और एक नई संस्कृति का विकास करते हैं। तो वो कहलाता है हमारा सांस्कृतिक विकास। यानी कि अगर हम आज के समय में नॉर्थ में रह रहे हैं, साउथ का खाना खाते नहीं खाते हो, खाते हो, वो क्या है, साउथ के कपड़े भी पहनते हो, कुछ पसंद आता है वेस्टर्न कपड़े पहनते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, संस्कृति वेस्टर्न संस्कृति को अपना रहे हैं। तो वो क्या है, अपने विकास के लिए कि हम रूढ़िवादी ना करें। समझ में आएगा। आर्थिक यानी कि हम धन से संपन्न कराते हैं, संसाधनों को कैसे प्रयोग करें जिससे हमारा विकास अधिक से अधिक हो। समाज में किस तरह का व्यवहार रखें जिससे हमारा जो विश्व स्तर पर ग्लोबल में हम देखें तो आज समय में सामाजिक विकास बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करें विकसित देश, विकासशील देश किससे पहचाने जाते हैं, हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास से। और संस्कृति इनसे ही उत्पन्न होती है कि हम जिस जगह रहते हैं वहां की संस्कृति को हम किस तरह से अपनाएं।
व वातावरण के मध्य क्या संबंध है? मानव और वातावरण का एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। मानव अपने आप को कुछ वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज करता है, कुछ वातावरण को परिवर्तित करता है। जो तुम्हें मैं आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन बहुत शॉर्टली बताती हूँ। गर्मियाँ आती है, हम ऊनी कपड़े पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि हम वातावरण के मध्य हमें संबंध बना के रखना है, तो जैसा वातावरण होता है वैसा हम अपना पहनावा बदल लेते हैं, यानी हम अपने कपड़ों को बदल लेते हैं। ये दिखाती है वातावरण के मध्य संबंध। मानव वातावरण के कार्यात्मक संबंध। मानव और वातावरण के कार्यात्मक संबंध में क्या आएगा कि हम फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद। वो किसके अकॉर्डिंग होती है? टेम्परेचर बदलता है, टेम्परेचर बदलता है तो वर्षा की मात्रा, टेम्परेचर बदलती है, जिस कारण से वहां पर जो फसल उपयोगी होती है हम उसका उत्पादन करते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा वातावरण के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा कार्यात्मक संबंध। तीसरा, प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण का ज्ञान। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का ज्ञान, यानी मानव किस प्रकृति में रह रहा है इसका तो ज्ञान होता ही है, लेकिन उस प्रकृति में हर एक प्राकृतिक क्षेत्र में एक अलग संस्कृति रहती है या संस्कृति विकसित होती है, हम ये शब्द बोल सकते हैं। जैसे विदेशों में या हम ये फॉरेन कंट्री में जाते हैं या ठंडे क्षेत्रों में जाते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, तो वहां पर लोग जो है वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, कोट डालते हैं, जींस पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहां का जो वातावरण है वो कैसा है? ठंडा है। वहां पर कौन सा क्षेत्र आता है हमारा? शीतोष्ण क्षेत्र और शीत क्षेत्र। अगर इसमें जाके अगर तुम साड़ी पहनोगे तो ठंड लगेगी, सूट पहनोगे ठंड लगेगी नहीं लगेगी? तो वो अपनी जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है उसके अकॉर्डिंग अपना सांस्कृतिक वातावरण का उन्होंने निर्माण कर रखा है। तो उस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम वहां घूमने जाते हैं तो साड़ी पहन के जाओगे, पैंट सूट लेके जाओगे, तो गर्म कपड़े लेके जाओगे। क्यों लेके जाओगे? क्यों? क्योंकि उस प्राकृतिक वातावरण में जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। क्लियर है? तीसरा अगला पॉइंट है मानव के निवास प्रदेशों का अध्ययन, यानी इसमें हम क्या, हमारा उद्देश्य क्या है कि मानव किस तरह के निवास क्षेत्रों का प्रयोग करता है। निवास क्षेत्र से मतलब है हम इसको बहुत अगर आगे सिलेबस में किया बहुत एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन शॉर्टली बता रही हूँ कि मानव का निवास प्रदेश कैसा है। सघन बसा हुआ है, विरल है या झुग्गी झोंपड़ियों के रूप में, उन सब का अध्ययन शामिल है। साथ में किसी क्षेत्र की जलवायु के अकॉर्डिंग मानव किस तरह का मकान बनाता है, कैसा एनवायरमेंट रखता है, वो सब चीजें इसमें हम अध्ययन करते हैं। आगे टॉपिक में आएगा तो और एक्सप्लेन करेंगे। मानव वातावरण के मध्य संबंध, ठीक है, ये वही रिपीट हो गया है। क्लियर है? मानव के उद्देश्य, मानव भूगोल क्यों पढ़ते हैं? मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास, और वो सब किसके द्वारा होता है? इन सब क्रियाओं के द्वारा। वातावरण का ज्ञान होगा तभी हम कृषि कार्य करेंगे, कार्यात्मक कार्य करेंगे, कार्य कर किया जाएगा विकास के लिए। क्लियर है? और उनके मित्र संबंध नहीं होगा। अगर हम वातावरण कठोरता रखेंगे तो क्या होगा? वातावरण भी हमारे लिए कठोर बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब आती है मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है। अगर हम मानव भूगोल के क्षेत्र की बात करें तो मानव भूगोल का क्षेत्र भी भौतिक भूगोल के क्षेत्र के समान बहुत विशाल है, लेकिन अगर हम उसको कम शब्दों में बहुत छोटे रूप में व्यवस्थित करें तो मानव भूगोल 3 चीजों पर आकर कर जाता है। प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और मानव। इन्हीं तीनों को विभिन्न भूगोलविदताओं ने अपने अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया है या इसको हम व्याख्या की है। उसको हम 3 जगह कैसे बांट सकते हैं? प्राकृतिक वातावरण, मानव और सांस्कृतिक
क्लियर है। और सांस्कृतिक वातावरण कैसा होता है? प्राकृतिक वातावरण के जैसा। क्लियर है। प्राकृतिक वातावरण बहुत समझा दिया मैंने स्टार्टिंग से। जो हमारा प्राकृतिक रूप है जिसमें मानव ने कोई भी हस्तक्षेप ना हो वो प्राकृतिक वातावरण है। मानव जिसमें हस्तक्षेप कर नया निर्माण करता है वो हमारा सांस्कृतिक वातावरण होता है। और जिसमें मानव क्या है? मुख्य किरदार के रूप में मध्य में रहता है कि मानव द्वारा ही क्रियाएं होती हैं, वो प्राकृतिक वातावरण पर क्रिया करता है और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है। अब इन चीजों को बहुत से भूगोलविदों ने बताया, लेकिन मैंने कुछ मुख्य बातों को लिख दिया है। लिख इसलिए दिया है क्योंकि समय बचे, लिख दूंगी तो बहुत टाइम लगता, तो वीडियो बहुत लंबी होती, इसीलिए इसको छोटा करने के लिए पहले मैंने लिख लिया है, फिर इसको समझाती है। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा फ्रेंच व टिवार्था के अनुसार। फ्रेंच एंड टिवार्था ने मानव भूगोल के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है: प्राकृतिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व और जनसंख्या। प्राकृतिक तत्व समझ में आ रहे होंगे। प्राकृतिक तत्व जैसे कि हमारी जलवाष्प है, भूतल है, सब चीज आती है, पर्वत, पठार, मैदान, सब कुछ जो प्राकृतिक चीज रूप में उपलब्ध है। यहाँ देखते हुए खत्म हो जाएगा। पर्वत, पठार, मैदान, नदी। ठीक है। बहुत कम शब्दों में थोड़ा सा लिख दिया जिससे कि तुम क्लियर रहे कि प्राकृतिक तत्व कौन से आएंगे। सांस्कृतिक तत्व में क्या आएगा? जो हमारी संस्कृति द्वारा निर्मित है। और जनसंख्या में मानव की जनसंख्या किसमें आती है? घनत्व में पढ़ते हैं, आयु, लिंग, अनुपात। आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है। फ्रेंच एंड टिवार्था ने मानव क्षेत्र को 3 में बांटा: प्राकृतिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या। अगर हम इस जगह अपने प्राणी को प्राकृतिक तत्व प्राकृतिक वातावरण हो गया, सांस्कृतिक तत्व वातावरण हो गया, और जनसंख्या क्या है? मानव ही तो है। मानव समूह को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या। ठीक है। अब आता है हंटिंगटन। हंटिंगटन ने क्या कहा है? हंटिंगटन ने उनको 3 भाग प्राकृतिक वातावरण, मानव वर्ग और मानव क्रियाएं तीनों में बांटा है। प्राकृतिक तत्व लगभग हर किसी में आते हैं। क्यों? क्योंकि मानव अपनी क्रियाएं किस पे करेगा? प्राकृतिक तत्वों पर। ठीक है। प्राकृतिक तत्व सबको क्लियर हो चुका होगा। मानव वर्ग और मानव क्रियाएं। मानव वर्ग में मानव समूह आ जाएगा कि मानव समूह में कौन है, मानव का जो है स्त्री है, पुरुष है, कितना अनुपात है, कितनी जनसंख्या है, सघन, विरल, इन सब चीजों में आएगा। और मानवीय क्रियाओं के अंदर क्या आएगा? मानव कौन कौन से कार्य करता है। क्रियाओं का मतलब कार्य से है कि मानव क्या कार्य करता है। अब कार्य को भी टॉपिक एक अलग से आता है कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन समझा रही हूँ। मानवीय कार्यों को हम 5 भागों में बांटते हैं। 4 तो मुख्य है ही, अब 5 होने लगे हैं: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रियाएं। अब ये क्रियाएं बता चुकी हूँ मैं। प्राथमिक क्रिया कैसे कैसी है? प्रकृति का हम सीधे इस्तेमाल करें। द्वितीय क्रियाएं जिसे कहते हैं जिसमें रूप परिवर्तन करते हैं। तृतीय क्रियाओं में ट्रांसपोर्ट आता है और व्यापार भी आता है। और चतुर्थ क्रिया में आता है सर्वे यानी रिसर्च, यानी रिसर्च में। और चतुर्थ और पंचम दोनों ही रिसर्च में आते हैं वैसे तो, लेकिन चतुर्थ में और पंचम में डिफरेंट क्या है कि पंचम में जो कार्य आती है, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना पे जो रिसर्च हो रही है ना वो पंचम व्यवसाय है। और नॉर्मल अगर हम रिसर्च करते हैं, जैसे मैंने पीएचडी की, मैंने रिसर्च की, तो मेरा किसमें आएगा? वो चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? चतुर्थ और पंचम में अंतर, यानी कोई विशेष कार्य जिससे पूरे समाज को फायदा होगा वो पंचम कार्य में आएगा, और वो कार्य जिससे खुद को स्वयं को फायदा हो या कुछ लिमिटेड क्षेत्रों में फायदा हो वो चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसमें वकील भी आ जाते हैं, चतुर्थ व्यवसाय में जज भी आ जाते हैं, डॉक्टर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं, दूसरों को फायदा होता है, खुद को फायदा होता है। ठीक है। ऐसे ही फ्रेंच एंड टिवार्था ने प्राकृतिक तत्व, सांस्कृतिक वातावरण, जनसंख्या। अब समझने की जरूरत नहीं है इन चीजों को कि कौन सी चीज किसमें आती है। ऐसे ही वाइट ने बांटा है प्राकृतिक वातावरण, मानव वर्ग और मानव क्रियाएं। ठीक है। इन सब में लगभग सभी शब्द वही है, बस शब्दों का अंतर आ गया है, शब्दों को बदल दिया गया है। लेकिन मानव भूगोल के क्षेत्र की बात करें तो बात आके वही हो जाती है कि प्राकृतिक वातावरण और
और कर्ता कौन है? मानव। क्लियर है? अब ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया, मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, उद्देश्य। ठीक है, अब नया टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।